नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल बायोटेक पर। फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन के दौरान आप लोग बहुत ही आराम कर चुके हैं। बहुत ही आप लोग अजीब सा फील किए होंगे कि आपकी क्लासेस बंद हैं, आप आराम से घर में दिन रात रह रहे हैं, ना घर से बाहर निकल पा रहे हैं, ना कहीं घूम पा रहे हैं। तो आपकी थोड़ी सी जो हेजिटेशन होगी वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा और आपको लग रहा होगा हमारी जो क्लासेस हैं वो बंद है। क्या आपका एग्ज़ाम सेम टाइम पर लिया जाएगा या उसका इसके जो हमारी क्लासेस बंद है दो महीने से बंद है और कितने महीने बंद रहेंगे तो कह नहीं सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी जो एग्ज़ाम्स होंगे उसकी भी डेट इतने दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, शायद नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम वही टाइम पर ले लिया जाएगा शायद। तो हम लोग घर में इसका बैठे घर में ही तैयारी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आप लोग आराम से यूट्यूब के ज़रिए आप घर से ही क्या कर सकते तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। टाइम 2 बजे 2 PM। नहीं तो यदि आप इस टाइम पर नहीं रह सकते हैं तो आपको हम अलग सा हमारे चैनल जो है बायो टेक जो हमारी यूट्यूब चैनल है, हमारे सारे वीडियोस पर अपलोड हो जाएगी। आप वहां से आराम से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आप हमेशा हमारे वीडियो जब भी अपलोड हो यूट्यूब पर तो आप आराम से घर से ही देख सकते हैं और जब आपको टाइम मिले तब। तो चलिए, इसके लिए हम जो हमारी क्लासेस है हमारी जो ऐसे क्लासेस है वो क्लास 12th के लिए बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है। तो हम सबसे पहले शुरुआत से लेकर चलते हैं, क्योंकि हमने जो ऑफलाइन क्लासेस कोचिंग में पढ़ा चुके हैं वो हमारी अलग था और जो हम यहाँ से शुरू कर पा रहे हैं वो हमारी क्लास अलग है। तो आराम से आप यहाँ से समझिए, शुरू से समझिए। जहाँ आपको समझने में प्रॉब्लम्स हो आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए, या आप अगर यदि आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको जवाब वहीं से आराम से दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों, ये जो बायोलॉजी शब्द है ना, जिसको हम अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे, वो बायोलॉजी है क्या। पहले देख लेते हैं बायोलॉजी का मतलब जो होता है, बायोलॉजी इसका आप हिंदी जानते होंगे, तो होता है क्या, जीव विज्ञान, ठीक है। तो जैसे आप समझ चुके हैं कि जीव विज्ञान, जीव मतलब प्राणी और विज्ञान का मतलब भूमंडल, है ना। विज्ञान का मतलब वो सारी चीजें जिसके द्वारा हम अध्ययन करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, देखते हैं, वही हमारा क्या है, विज्ञान है। यानी बदलाव, है ना। जीवों में किस तरह से बदलाव होता है, कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आराम से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, हम किसे कहेंगे। तो आप इससे ही समझ चुके होंगे कि जीव विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करेंगे, है ना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों से संबंधित क्रियाएं तथा घटनाएं का अध्ययन करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान, है ना। तो चलिए हम लिखते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों से संबंधित क्रियाएं तथा घटनाएं का अध्ययन जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों से संबंधित क्रियाएं तथा घटनाएं का अध्ययन किया जाता है। समझ चुके होंगे बिल्कुल आसानी से। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों से संबंधित क्रियाएं तथा घटनाएं का अध्ययन किया जाता है। यानी आप इससे बिल्कुल समझ चुके होंगे कि जीव, जो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उसका निर्माण कैसे हुआ,
किस तरीके से बने, वो किस तरह से ढलते गए, परिवेश में बदलते गए और विकास के बाद उस तरह का रूप लिए, वो कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग इसके अंतर्गत आसानी से पढ़ लेंगे। आप लोग जानते होंगे कि जीव विज्ञान का जो कारक था, आप लोग ये आपको पता होगा कि जीव विज्ञान का जो क्या थे, जनक है ना, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु थे। तो आप यहाँ पर इस तरह से एरो देकर लिख सकते हैं कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु थे, है ना। अब अरस्तु, जिसको इंग्लिश में अरिस्टेटू कहा जाता है, इंग्लिश में अरिस्टेटू, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि हमारे जो जीव विज्ञान है इसे दो भागों में बांटा गया है। इसमें एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। तो चलिए हम इसको ग्राफ द्वारा पढ़ते हैं। जीव विज्ञान, यहाँ पर इस तरह से हेडिंग दे देते हैं। जीव विज्ञान को कितने भाग में, दो भागों में बांटा गया है ना। पहला हमारा जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान, है ना, जिसे हम लोग जूलॉजी और बॉटनी कहते हैं। बॉटनी, ठीक है। इंग्लिश में जैसे जूलॉजी, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको ये समझ सकते हैं, जो जंतु विज्ञान हमारा है वो और वनस्पति विज्ञान दोनों सवाल, देखिए सिर्फ हेडिंग से ही पता चलता है कि इन दोनों के अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए हम फिर से देखते हैं शुरू से। जीव विज्ञान को हम कितना भाग में बांट रहे थे, दो भाग में। पहला था हमारा जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी कहते थे, और दूसरा था हमारा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिसे हम बॉटनी कहते थे, बॉटनी, ठीक है। हम देखते हैं इसको, इसे कहते किसको है ना। तो जंतु विज्ञान करने का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं की क्रियाएं तथा घटनाएं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जंतु मतलब जितने भी जीव हैं, मनुष्य, जानवर इत्यादि जितने भी हैं, सारी चीजों का अध्ययन हम इसमें करते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत, इस तरह लिख दीजिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का, तो यहाँ पर आप ये भी जोड़ सकते हैं, जंतुओं की क्रियाएं तथा घटनाएं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो अभी समझ चुके होंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं की क्रियाएं तथा घटनाएं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान, ठीक है।
या तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं वनस्पति। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है। तो आप इससे समझ चुके होंगे वनस्पति विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे से संबंधित क्रियाएं तथा घटनाएं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे से संबंधित क्रियाएं तथा घटनाएं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आप इसे समझ चुके होंगे कि वनस्पति विज्ञान करने का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे से संबंधित क्रियाएं तथा घटनाएं का अध्ययन किया जाता है। यानी पेड़ में जितने सारे क्रिया होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, किसके अंतर्गत? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। तो आप ये समझ चुके होंगे विज्ञान, जीव विज्ञान किसे कहते हैं और जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे टॉपिक में चलते हैं। अब हम यहाँ से विज्ञान को शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले देख लेते हैं। पहले हमारे चैप्टर शुरू करने से पहले छोटी छोटी बातें जो हमें हमेशा क्या जरूरी है याद रखना चाहिए आगे समझने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी में कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका आप लोग सभी जानते होंगे, जिसे अंग्रेजी में सेल कहा जाता है, ठीक है। आप आराम से इसको जानते ही होंगे। पहले आप लोग 9 में 10 में 8 में हर एक जगह पढ़े होंगे इसको। आप हर एक जगह जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो इसे आप जानते होंगे, इसको कहेंगे कि जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की आधारभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, जीवों की आधारभूत चलिए कोशिका आप लोग जानते हैं, कोशिका हम कहते हैं जीवन की आधारभूत संरचना तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, है ना। जीवन की आधारभूत संरचना संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन के आधारभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी किसी भी जीव का कोई भी अंग छोटे छोटे कण से बने होते हैं, है ना। यानी छोटे छोटे कणों से जुड़कर बनते हैं इस तरीके से। तो इसके प्रत्येक कण, जो छोटे कण जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसकी प्रत्येक कण कोशिका कहलाती है ना। यानी किसी भी शरीर का निर्माण एक छोटी कोशिकाओं से मिलकर होती है। तो अब ये बातें हैं कि जब छोटी कोशिकाएं बहुत ज्यादा मिल जाती है तब ये क्या कहलाता है? तब ये दायित्व सी बातें हैं, तब ये कहलाएगा
उत्तक। जब हमारे बहुत सारे कोशिका एक साथ मिल जाए तो हमारा उत्तक कहलाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगला टॉपिक। उत्तक क्या है, जिसका अंग्रेजी नाम टिश्यू, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग पढ़े हैं कि जीवन के आधारभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, है ना। तो आप इसे ये कह सकते हैं उत्तक को कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, है ना। यानी जब ये कोशिका था तो कोशिका कहला रहा था, और जब बहुत सारे कोशिका मिल जाएंगे तो उत्तक कहलाएगा। तो अब इससे हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक। चलिए इसे हम एक दूसरी लाइन में भी कह सकते हैं, यानी कोशिका तो समझ चुके हैं, लेकिन इसमें हर एक तरह का कोशिका उत्तक नहीं कहला सकता है। समान कार्य, जो समान कार्य करेगा और समान आकृति रहेगी, वही हमारा क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं समान संरचना तथा समान कार्यों को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यानी इसे समझ चुके होंगे, उत्तक हम उसे कहेंगे जो समान कार्य और समान आकृतिक रहेंगे, यानी वो दिखने में भी समान रहना चाहिए और वो समान कार्य करे, यानी एक जो कार्य कर रहा हो सभी कोशिका हमारा एक जैसा ही काम करे, वो हमारे क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा, है ना। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी एक कोशिका हमारा ऐसा था तो सारे कोशिका ऐसा ही होना चाहिए, मिलता जुलता रिलेटेड, है ना, कोई बड़ा या कोई छोटा ना हो। ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा उत्तक। ठीक है, कोशिका उत्तक हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं पोषण। पोषण क्या है, इसका हिंदी होता, इंग्लिश होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी जीव में पोषण की आवश्यकता होती है, यानी उसे जीवित रहने के लिए पोषण बिल्कुल जरूरी है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि उसको बचपन में बहुत अच्छी पोषण मिला, जिससे वो क्या स्वस्थ थे और ज्यादा विकसित भी है, ज्यादा विकास भी कर रहे हैं, है ना। तो आप इसे समझ चुके होंगे कि पोषण किसे कहते हैं, यानी जीवों को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है ना, और वो जिस माध्यम का प्रयोग करता है जीवित रहने के लिए, वो जिस माध्यम का यूज करता है, प्रयोग करता है, वही उसका पोषण कहलाता है। वो माध्यम, जैसे मान लिए एक छोटा सा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा, ठीक है, इसके पोषण की आवश्यकता है, तो पोषण के लिए जिस चीज का ये प्रयोग करेगा, यानी इसकी किसका प्रयोग करेगा, मिल्क यानी दूध का प्रयोग करेगा, तो दूध जो ये कहलाया, इसका क्या कहलाया, पोषण, है ना। जिससे ये पोषण करता हो, जिसके तहत ये जीवित रहता हो, ये इसका पोषण, वो माध्यम भी पोषण कहलाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं। चलिए आप लोग आसान से समझ चुके होंगे कि जीव जीवित रहने के लिए, यानी
जिंदा रहने के लिए, है ना, वो जिस माध्यम का प्रयोग करता है ना, जिस माध्यम यानी जो सामान को वो यूज करता है, लेता है, उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, वो माध्यम उसके लिए क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। अगला आपका है शोषण। अंग्रेजी होता है रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन। चलिए हम शोषण को देखते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि जिस तरह से पोषण हमारा जीवित रहने के लिए जरूरी था, उसी तरीके से हमारा शोषण भी क्या है, जीवित रहने के लिए उतना ही जरूरी है ना। तो आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि जीव को जीवित रहने के लिए शोषण की आवश्यकता होती है। ये तो बात कन्फर्म पहले से आपको पता ही होगा, है। तो जीवित रहने के लिए वो जिस चीज का शोषण यानी जिस हवा को ये अंदर लेता है, वो लेने की क्रिया क्या कहलाती है, शोषण। यानी आप ये समझिए कि मनुष्य को जीने का आवश्यकता है, जिसके लिए क्या है, शोषण का जरूरत भी है। तो शोषण क्या वायुमंडल से लेगा, हवा को कहाँ से लेगा, वायुमंडल से। तो वायुमंडल से वो जो हवा को लेती है ना, ये नॉइज द्वारा जो हवा को लेती है, ये क्रिया शोषण कहलाता है। समझ चुके हैं। यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेने की क्रिया को शोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं कि वायुमंडल से हम यहाँ पर ऑक्सीजन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जीवन जो जीवित रहते हैं प्राणी, वो कभी कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस नहीं लेती, वो सिर्फ क्या ऑक्सीजन ही लेती है। इसलिए हम यहाँ पर वायु भी लिख सकते थे, वायुमंडल से हवा को अपने अंदर लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख पा रहे हैं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर जीवों द्वारा अपने शरीर के अंदर लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। चलिए लिखते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को जीव द्वारा अपने शरीर के अंदर लेने की क्रिया को शोषण कहते हैं। शोषण कहते हैं। ये आपको ये बहुत ही आराम तरीके से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल भी आसानी से समझ में आ रहा होगा कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर जीवों द्वारा अपने शरीर के अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप में पूछ सकते हैं। ये आपका शुरुआती क्लास है, ये बेसिकली ये सब जानना बहुत ही क्या है, जरूरी है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं, प्रजनन। प्रजनन जिसे हम लोग जनन भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रजनन या जनन जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन ठीक है, जिससे अंग्रेजी में हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, जनन। तो आप ये काफी पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे, प्रजनन जनन क्या है। आपको पता होगा हर जीव एक निश्चित अवधि के बाद, निश्चित उम्र यानी एज आप कह सकते हैं, उम्र के बाद एक अपने जैसा जीव को पैदा करता है ना, जीव को उत्पन्न करता है। तो वही क्रिया है ना हमारा प्रजनन कहलाता है। ठीक है,
यानी किसी भी जीव द्वारा एक निश्चित अवधि के बाद अपने जैसा संतान उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। किसी जीव द्वारा एक निश्चित अवधि के बाद अपने जैसा संतान उत्पन्न करना, किसी जीव द्वारा एक निश्चित अवधि के बाद अपने जैसा संतान उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। ठीक है, आप आराम से समझ चुके होंगे कि हमने साफ साफ लिखा किसी जीव द्वारा एक निश्चित अवधि के बाद, यानी एक निश्चित अवधि, आप इसकी भी एक निश्चित अवधि होती है। निश्चित अवधि के बाद अपने जैसा संतान उत्पन्न करना ही प्रजनन या जनन कहलाता है। प्रजनन या जनन आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, कहलाती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो हमारी चैप्टर टॉपिक है वो हमारा है उत्सर्जन। उत्सर्जन जिसे अंग्रेजी में हम कहेंगे इमिशन, EMISSION, इमिशन। ठीक है, तो उत्सर्जन मतलब होता है उत्सर्जित करना, बाहर निकालना। ठीक है, किसी भी चीज को अंदर से बाहर निकालना, है ना। तो कभी कोई ऐसा आपको पता होगा, कभी कोई नहीं, मतलब हमेशा ही, कि हमारे शरीर में अनेक क्रियाएं चलती रहती है ना। बहुत तरह का क्रिया हमारे अंदर, ये आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर एक मशीन है, और जब मशीन आपका रन कर रहा हो, चल रहा हो, तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है अंदर ही अंदर, है ना। तो वो क्रिया होने के बाद कुछ ना कुछ अवशिष्ट पदार्थ बनता है, यानी बेकार चीज भी बनता है, जो हमारे शरीर में ऑब्जॉर्व होने लायक नहीं होता है। तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, शरीर से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे आप यही सोच लीजिए, कभी भी कोई मील आपका चल रहा होता है, कोई मशीन आपका चल रहा होता है, तो उसमें जो बनने के लिए आप डाले हैं, वो बनने के साथ साथ कुछ अदर चीजें भी बनती है जो हमें लायक नहीं होता है, जो उस चीज को हमें नहीं चाहिए, हमें उसको फेंकना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। वही हमारा उत्सर्जन कहलाता है। तो ये हम जीव विज्ञान पढ़ने से हम जीवों से रिलेटेड ही पढ़ेंगे कि जीवों के अंदर अनेक सारी क्रियाएं होती रहती है। क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर के अंदर बने अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट मतलब जो हमारे शरीर के यूज के लायक ना हो, उसे हम अवशिष्ट पदार्थ कहेंगे। तो शरीर के अंदर बने अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहेंगे। ठीक है, तो एक लाइन में पढ़ते हैं, देखते हैं इसको, कि सजीवों में अनेक क्रियाएं के फलस्वरूप शरीर में बने अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं, सजीवों में हो रहे क्रियाएं के फल स्वरूप, सजीवों में हो रहे क्रियाएं के फलस्वरूप सजीवों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सजीवों के अंदर, ठीक है, सजीवों के अंदर हो रहे क्रियाएं के फलस्वरूप बने अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर
निकालने की क्रिया को, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से समझ चुके होंगे सजीवों के अंदर यानी हमारे शरीर के अंदर हो रहे क्रियाएं, यानी हमारे शरीर में बहुत सारी क्रिया होते हैं, तो हर एक क्रिया के बीच एक अवशिष्ट पदार्थ बनती है ना। तो उन्हीं चीजों को शरीर से बाहर निकालने, जो आप शरीर से बाहर निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई काम करते हैं तो हमारे पास पसीना बहुत सारे आते हैं, तो हम उससे बाहर निकालते हैं, निकलता है हमारे पसीना हर जगहों से बाहर, है ना। तो वैसे वो क्रिया जो हमारी होती है शरीर से बाहर निकलने का, वही हमारा क्या कहलाता है, उत्सर्जन। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोग को। यदि दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब पर, हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं संवेदनशीलता। संवेदनशीलता इसका हम कहते हैं सेंसिटिविटी। उधर रहिए VT रिकॉर्डिंग ठीक बोलो। संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी। आप संवेदनशीलता का मतलब आप लोग आराम से जानते होंगे। संवेदनशील होना यानी अपने आप को कंट्रोल में रखना, संवेदन करना, है ना। यानी अपनी सोच को बढ़ाना, घटाना, स्थिर रखना, ये जो कार्य होती है ये हमारी संवेदनशीलता कहलाती है, जिसका जो नियंत्रण है हमारा दिमाग द्वारा होता है। यानी किस चीज को कहाँ से उठाना है, कहाँ रखना है, आप ये कह सकते हैं महसूस करना और बताना और काम को करना, एक्सेप्ट करवाना, ये हमारे कहाँ से होती है, दिमाग से। यानी हमारे इसकी फैसला हमारे माइंड करते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते, है ना। तो वही जो हमारी क्रिया होती है ये हमारी संवेदनशीलता कहलाती है। यानी हर ये जो क्वालिटी होती है ये हर एक जीव में पाया जाता है, चाहे वो मनुष्य हो, एनिमल हो, कोई पंछी हो, कोई भी हो, डॉग्स हो, कॉज हो, ऑक्स हो, मैन हो, वोमेन हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, यानी कोई भी जीव, सारे जीवों में ये संवेदनशीलता की भावना पाई जाती है। तो हम इसे ये लिख सकते हैं, संवेदनशीलता की भावना हर एक जीवों में पाया जाता है, जिसमें जीव अपने अंदर अपने सोच को स्थिर रखने, बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं, है ना। वो संवेदनशीलता कहलाती है और अपने सोच को कभी भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो संवेदनशीलता कहलाती है, जिसका निरीक्षण हमारा दिमाग करता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं संवेदनशीलता की भावना सभी जीवों में पाया जाता है। संवेदनशीलता की भावना सभी जीवों में पाया जाता है, जिसमें जीव अपने सोच को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या स्थिर रख सकते हैं,
जिसका निरीक्षण दिमाग द्वारा किया जाता है, चलिए आप ये समझ चुके होंगे। संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता की भावना सभी जीवों में होती है, पहले भी हम बता चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, है ना। जिसमें जीव यानी कोई भी जीव, आपको पहले जीव का उदाहरण भी हम दे चुके हैं। अब कोई भी जीव अपने सोच को यानी चिंतन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या स्थिर रख सकते हैं, जिसका निरीक्षण कहाँ से, दिमाग द्वारा होता है। आप ये खुद सोच सकते हैं कि जो काम हमारा होगा उसका फैसला तो हमारा दिमाग ही करेगा, है ना। तो इसे हम संवेदनशीलता कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आशा है कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे ये पहला क्लासेस था तो थोड़ी इरिटेट भी होंगे कहीं कहीं, तो इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। हम आगे से आगे सुधारते जाएंगे और आपको एक बेहतर से बेहतर क्लासेस की व्यवस्था देंगे। चलिए, थैंक यू वॉचिंग फॉर ऑल।